हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं पृथ्वी पर लगने वाले बलों का। पृथ्वी पर लगने वाले जो बल हैं, ये टॉपिक आपके स्थल मंडल के अंतर्गत आता है। जब हमने सिलेबस को डिस्कस किया था तो उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि स्थल मंडल के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ों का अध्ययन करेंगे। उसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि बहुत सारी चीज़ें आपके सिलेबस में अलग तरीके से अलग पॉइंट में दर्शाई गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें दर्शाई नहीं गई हैं, उन्हें हम स्थल मंडल के अंतर्गत पढ़ेंगे। मैंने आपको यह भी बताया था कि स्थल मंडल के अंतर्गत स्थल मंडल की आंतरिक संरचना के साथ साथ स्थल मंडल की जो ऊपरी सतह होती है उस पर निर्मित स्थलाकृतियों का भी हमको अध्ययन करना होता है। तो पृथ्वी पर लगने वाले बलों के द्वारा हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस पर जो इसकी सतह है पृथ्वी पर, उसकी सतह पर ये विभिन्न स्थलाकृतियां किस तरीके से निर्मित होती हैं और किन के माध्यम से निर्मित होती हैं। तो यदि हम पृथ्वी पर लगने वाले बलों की बात करें तो उस पर मुख्यतः दो बल कार्य करते हैं। एक ऐसे बल होते हैं जो पृथ्वी के अंदर से लगते हैं, उन्हें अंतर्जात बल कहते हैं, और एक ऐसे बल होते हैं जो पृथ्वी की सतह पर लगते हैं, उसे बहिर्जात बल कहा जाता है। तो कौन से बल कितने हो गए? दो प्रकार के बल होते हैं। एक वो बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं, उन्हें अंतर्जात बल कहा जाता है, और एक ऐसे बल होते हैं जो उसकी सतह पर लगते हैं, सतह पर उत्पन्न होते हैं, उन्हें बहिर्जात बल कहा जाता है। यदि हम अंतर्जात बलों की बात करें तो अंतर्जात बलों में मुख्यतः दो प्रकार के बल आते हैं। एक आते हैं आकस्मिक बल और एक आते हैं पटल विरूपणी बल। कौन कौन से? एक आकस्मिक बल आता है और एक पटल विरूपणी बल आता है। और यदि हम बहिर्जात बलों की बात करें तो इस पर दो प्रकार की घटनाएं होती हैं। मुख्यतः कहा जाता है बलों का, लेकिन वो घटनाएं हैं एक प्रकार की। एक को कहते हैं अपक्षय और एक को कहा जाता है अपर्दन। यहां से मैं आपको बता दूं कि आपके लेंदी क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी बन सकते हैं, लघुत्तरीय भी बन सकते हैं, अति लघुत्तरीय भी बन सकते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में सीधा प्रश्न बनता है कि पृथ्वी पर लगने वाले बलों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। दूसरा बन सकता है कि पृथ्वी पर लगने वाले अंतर्जात बलों की व्याख्या कीजिए या फिर बहिर्जात बलों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद यदि हम लघुत्तरीय प्रश्न की बात करें तो उसमें आपसे अंतर्जात बल और बहिर्जात बल में अंतर भी पूछा जा सकता है। साथ ही साथ अब जितने भी बिंदु आपके आएंगे, चाहे आकस्मिक बल हो, चाहे पटल विरूपणी बल हो, चाहे अपक्षय हो, चाहे अपर्दन हो, ये 3-3 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इनको हम एक एक करके विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आकस्मिक बल को। आकस्मिक बल क्या होते हैं? जो अचानक से उत्पन्न होते हैं। आपने देखा होगा पृथ्वी के अंदर से कुछ तरंगें अचानक से उत्पन्न होती हैं, जिनसे क्या होती हैं? विनाशकारी परिणाम देखने को मिलते हैं, विनाशकारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। ऐसे बलों को क्या कहा जाता है? आकस्मिक बल कहा जाता है। इनके द्वारा बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे भूकंप की घटना जनित होती है, ज्वालामुखी की घटना होती है और भूस्खलन की घटना होती है। ये तो आप सभी ने डिटेल में पढ़े ही है कि भूकंप क्या होता है, ज्वालामुखी क्या होता है, भूस्खलन क्या होता है। भूकंप क्या होता है? एक प्रकार का कंपन होता है जो पृथ्वी के अंतर्जात बलों के कारण उत्पन्न होता है, जिससे पृथ्वी कांपने लगती है। ज्वालामुखी क्या होता है? पृथ्वी के आकस्मिक बलों के कारण पृथ्वी के अंदर जो तरल मैग्मा होता है, गैसें होती हैं, राख होती है, वह किन्हीं दरारों या छिद्रों के माध्यम से पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, तो उसे ज्वालामुखी कहा जाता है। भूस्खलन में क्या होता है? जब पृथ्वी की चट्टानें आधारहीन होकर ऊपर से खिसककर नीचे की ओर आने लगती हैं, तो इसे भूस्खलन कहा जाता है। तो ये जितनी भी घटनाएं हैं, ये किसके द्वारा उत्पन्न हो रही हैं? आकस्मिक बलों के कारण हो रही हैं। अर्थात अचानक से कोई बल कार्य करता है और अचानक से ये घटना घटित हो जाती है, और ये घटनाएं कैसी होती हैं? विनाशकारी होती हैं। बात करते हैं पटल विरूपणी बल की। तो पटल विरूपणी बल की बात करें तो यह जो चट्टानें होती हैं उनके संचलन के कारण उत्पन्न होते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये जो पटल विरूपणी बल है वह चट्टानों के दो प्रकार के संचलनों से उत्पन्न होता है। एक होता है क्षैतिज संचलन के द्वारा और एक होता है लंबवत संचालन के द्वारा। क्षैतिज संचलन क्या होता है? जब दो चट्टानें इस तरीके से एक दूसरे के समानांतर या एक दूसरे की ओर या एक दूसरे से दूरी की ओर संचलित होती हैं तो उसे क्षैतिज संचलन कहा जाता है। अर्थात एक तली में चलती हैं। अब एक तली में या तो वो एक दूसरे के पास चलेंगी या एक दूसरे से दूरी की ओर चलेंगी या एक दूसरे के समानांतर चलेंगी, जो कि हमने महाद्वीपीय विस्थापन के अंतर्गत जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है हैरी हेंस का, उसके अंतर्गत पढ़ा था। हमने देखा था कि हैरी हेंस ने प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अंतर्गत 3 सिचुएशन बताई थी।
कौन कौन सी सिचुएशन थी? उन्होंने कहा था कि जो स्टेनोस्फीयर है उस पर महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें तैर रही हैं और ये प्लेटें या तो एक दूसरे की ओर आती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं या एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। इनसे बहुत सारी घटनाएं भी घटित होती हैं, बहुत सारी चीजों का निर्माण भी होता है। दूसरा होता है लंबवत संचलन। लंबवत संचलन में क्या होता है? ये प्लेटें एक दूसरे के लंबवत संचलित होती हैं, अर्थात कोई नीचे धंस जाती है तो कोई ऊपर उठ जाती है। इस तरीके से इनका संचलन होता है। लेकिन जो लंबवत संचलन होता है इसके द्वारा ज्यादा स्थलाकृतियों का निर्माण नहीं होता, लेकिन जो प्लेटों का क्षैतिज संचलन हो रहा है उसके द्वारा बहुत सारी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि क्षैतिज संचलन से कौन कौन से बल लगते हैं। तो जब ये प्लेटें क्षैतिज संचलन कर रही होती हैं तो उससे दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, दो प्रकार के बल इन पर लगते हैं। एक लगता है तनाव बल और दूसरा लगता है संपीड़न बल। समझ लेते हैं हम कि तनाव बल क्या कहलाता है और संपीड़न बल क्या कहलाता है। तो मान लीजिए ये कोई स्प्रिंग है या फिर कोई चट्टान है, यदि इसे हम यहां पर एक कुंदा लगा दें और यहां पर एक कुंदा लगा दें, यदि हम इसको इस तरफ और इसको इस तरफ खींचें तो इस पर जो बल काम करेगा उसे कहते हैं हम तनाव बल, अर्थात इसको आजू बाजू से अगल बगल से खींचा जाए तो ये कौन सा बल होता है? तनाव बल होता है। दूसरा, यदि इन्हीं कुंदों के माध्यम से हम इस पर प्रेशर डालें अर्थात अंदर की ओर धंसाएं तो वो क्या होता है? वो क्या होता है? संपीड़न, अर्थात हम इसको संपीड़ित करते हैं, आसपास से दबाव डालने का प्रयास करते हैं, इसको दबाने की कोशिश करते हैं तो इस पर जो बल काम करेगा उसे क्या कहेंगे? संपीड़न बल कहेंगे। तो तनाव बल और संपीड़न बल, इन दोनों बलों के लगने से बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। इसके द्वारा पृथ्वी पर मोड़, बलन, भ्रंशन की क्रियाएं होती हैं जिससे अनेक प्रकार की विषमताओं का सृजन होता है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान। अर्थात पृथ्वी की सतह पर जो पर्वत, पठार, मैदान और झीलें और घाटियों का निर्माण होता है वह किसके द्वारा होता है? इन्हीं दो बलों के द्वारा होता है। जब प्लेटों में तनाव बल या संपीड़न बल लगता है तो इन्हीं बलों के द्वारा या तो पर्वतों का निर्माण हो जाता है या भ्रंश घाटियों का निर्माण हो जाता है या पठारों का निर्माण हो जाता है। तो क्लियर हुआ यहां पर कि जो पृथ्वी पर लगने वाला आकस्मिक बल है, पटल विरूपणी बल है, वह किस तरीके से लग रहा है, किस तरीके से कार्य कर रहा है और कौन कौन सी क्रियाएं इन बलों के द्वारा हो रही हैं। तो ये किसके अंतर्गत थे? अंतर्जात बल के द्वारा थे। अब मैं आपको बता देता हूं कि जब भ्रंशन और संपीड़न तनाव और संपीड़न के कारण बलन उत्पन्न होते हैं, जैसे हमने यहां पर देखा था कि इसके तनाव और संपीड़न के द्वारा क्या हो रहा है? यहां पर या तो मोड़ बन रहे हैं या बलन हो रहे हैं या भ्रंशन बन रहे हैं। क्या क्या बन रहा है? या तो मोड़ बनेंगे, बलन बनेंगे या फिर भ्रंशन बनेंगे। तो इन्हीं को हम समझ लेते हैं कि मोड़, बलन और भ्रंशन से किस तरीके की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है और ये मोड़ और बलन क्या कहलाते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न कौन से बल? अंतर्जात बल। और अंतर्जाल बलों में भी क्या? क्षैतिज संचलन। मैंने आपको बताया है तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। जब ये आंसर आप लिखेंगे तो वहां पर आपको ये छोटे छोटे बिंदु याद रखना है और इनको लिखना है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न अंतर्जात बलों के क्षैतिज संचलन द्वारा धरातलीय चट्टानों में कौन सा बल लग रहा है? संपीड़न बल। संपीड़न बल के परिणाम स्वरूप लहरों के रूप में पड़ने वाले मोड़ों को क्या कहा जाता है? वलन कहा जाता है। तो जो फोल्डेशन होता है, इस तरीके के फोल्ड होने लगते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वलन कहलाते हैं। ये कैसे आते हैं? मान लीजिए कि यहां पर एक कोई तार है या फिर कोई धातु रखी हुई है। मान लीजिए यदि हम यहां से और यहां से क्या लगाएं? बल लगाएं, प्रेशर लगाएं। जब हम आजू बाजू से इसे दबाएंगे तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? कम होगा। लेकिन इसकी लंबाई तो इतनी है, लंबाई उतनी ही रहेगी, लंबाई तो कम नहीं होगी। तो यह अपने आप को एडजस्ट करने के लिए कैसे हो जाएगा? इस तरीके से फोल्ड होने लगेगा, इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। इसी फोल्ड को क्या कहते हैं हम? या तो मोड़ या बलन कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, ये जो फोल्ड होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। एक तो इनमें अपनति आती है, दूसरी इसमें अभिनति आती है। अपनति और अभिनति। अपनति क्या होता है? बलन के कारण जो चट्टानों के ऊपर उठे भाग होते हैं, इस तरीके से बन रहा था, तो जो ऊपर उठा हुआ वाला भाग होता है उसे अपनति कहा जाता है और जो नीचे धंसा हुआ वाला भाग होता है उसे अभिनति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिनति।
जो अपनीति होता है इससे पर्वतों का निर्माण होता है, और जो अपनीति होता है इससे क्या होता है, सॉरी अभिनीति होता है, इससे घाटियों का निर्माण होता है। अपनीति से पर्वतों का और अभिनीति से घाटियों का निर्माण होता है। ऊपर उठा हुआ भाग अपनीति कहलाता है और नीचे धंसा हुआ भाग अभिनीति कहलाता है। ये पूछा जाता है, एक बार मुख्य परीक्षा में यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है। 3 नंबर में प्रश्न आया था कि अभिनीति क्या है, या फिर पूछा जाएगा अपनीति क्या है। तो यदि इस तरीके का प्रश्न आपसे 3 नंबर में पूछ लिया जाए तो आप लिख सकते हैं कि पृथ्वी पर लगने वाले अंतर्जात बलों के द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन से संपीड़न बल के कारण परिणाम स्वरूप क्या होता है, मोड़ या बलन का जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है वह अपनीति कहलाता है, और जो नीचे धंसा हुआ वाला भाग होता है वह अभिनीति कहलाता है। तो इस तरीके से आप परिभाषा लिख सकते हैं, और इसका आपको उदाहरण भी लिखना है कि अपनीति के द्वारा किन चीजों का निर्माण हो रहा है और अभिनीति के द्वारा किन चीजों का निर्माण हो रहा है। क्लियर हुआ? यह तो हुआ मोड़ और बलन। अब हम बात कर लेते हैं भ्रंशन की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो 2 प्रकार के बल क्षैतिज संचलन के द्वारा लग रहे हैं, एक तनाव बल और एक संपीड़न बल, उसके द्वारा 2 प्रकार की चीजों का निर्माण हो रहा है। या तो उसमें मोड़ पड़ जाएगा, या फिर यदि हम उसको खींचते हैं, उसको तनाव लगाते हैं, तो उसमें भ्रंशन पड़ जाएंगे। अब ध्यान रखिए, मोड़ और भ्रंशन में एक अंतर और पाया जाता है। जो चट्टानें लचीली होती हैं वह टूटती नहीं है, वो क्या कैसी हो जाती, मुड़ जाती हैं। तो जो चट्टानें लचीली होंगी उसमें मोड़ पड़ेंगे, बलन पड़ेंगे, और जो चट्टानें कठोर होगी, आग्नेय चट्टानें होंगी, उनमें क्या हो जाएंगे, भ्रंश उत्पन्न हो जाएंगे, वह टूटने लगेंगी। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न अंतर्जात बलों के क्षैतिज संचलन द्वारा धरातलीय चट्टानों में तनाव व संपीड़न बल के परिणाम स्वरूप उत्पन्न दरारों को ही क्या कहा जाता है, भ्रंश कहा जाता है। अर्थात इन दरारों से ही भ्रंश की उत्पत्ति होती है। और ध्यान रखिएगा, जो भ्रंश हैं और जो मोड़ हैं, इनसे 2 प्रकार की चीजों का निर्माण होता है। वहां हमने देखा था कि पर्वतों का निर्माण हो रहा है, लेकिन भ्रंशन की बात करें तो इससे पर्वतों का निर्माण होता है, जिसमें ब्लॉक और हस्ट पर्वत होते हैं, और इन्हीं से घाटियों का भी निर्माण होता है, जिनमें रिफ्ट और रैंप घाटी आती है। तो क्लियर हुआ? भ्रंशन से क्या हो रहा है, पर्वत भी बन रहे हैं और घाटियां भी बन रही हैं। पर्वतों में देखें तो ब्लॉक पर्वत और हास्ट पर्वत का निर्माण होता है, और घाटियों में देखें तो रिफ्ट घाटी और रैंप घाटी का निर्माण होता है। और ध्यान रखिएगा, जो हमने मोड़ और बलन देखा था उससे बलित पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे कि आपका हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत कैसा है, नवीन मोड़दार पर्वत है। मोड़दार पर्वतों की बात करें तो उत्तर अमेरिका का रॉकी पर्वत और दक्षिण अमेरिका का जो एंडीज पर्वत है वो भी बलित पर्वतों के ही उदाहरण है। क्यों? क्योंकि उनका निर्माण लोचशील चट्टानों के द्वारा हुआ है। उनमें 2 चट्टानों के टकराने से संपीड़न बल उत्पन्न हुआ, और उन्हीं संपीड़न बल के द्वारा वहां पर जो मलबा जमा हुआ था उस मलबे में फोल्ड आ जाने के कारण इन पर्वतों का निर्माण हुआ है। क्लियर हुआ? तो यदि आपसे फोल्ड माउंटेन पूछ लिया जाए तब भी आपको पता है कि किस तरीके से इनका निर्माण होता है। यदि आपसे ब्लॉक पर्वत, हॉस्ट पर्वत, रिफ्ट वैली, रैंप घाटी पूछ लिया जाए तब भी आपको पता है कि इनका निर्माण कैसे होता है। लेकिन ब्लॉक पर्वत, हॉस्ट पर्वत, रिफ्ट घाटी, सॉरी ये रिफ्ट है, रिफ्ट घाटी और रैंप घाटी, ये आपसे 5-5 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। तो इनकी परिभाषा हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम सोपानी भ्रंश को समझ लेते हैं। सोपानी भ्रंश क्या होते हैं? जब किसी क्षेत्र में एक दूसरे के समानांतर अनेक भ्रंश होते हैं एवं सभी भ्रंश के तालों का ढाल एक ही दिशा में होता है, तो ये क्या कहलाते हैं, सोपानी भ्रंश। अर्थात ये सभी के सभी भ्रंश एक समानांतर दिशा में जमे हुए रहते हैं, तो इन्हें सोपानी भ्रंश कहा जाता है। उदाहरण के लिए यूरोप की जो राइन घाटी है वहां पर सोपानी भ्रंश स्थित है। अब बात कर लेते हैं हम ब्लॉक पर्वत और रिफ्ट घाटी। ध्यान रखिएगा, जहां पर ब्लॉक पर्वत का निर्माण होगा वहां पर रिफ्ट घाटी का निर्माण होगा। ये क्या है, रिफ्ट है, रिफ्ट नहीं है, रिफ्ट है। रिफ्ट घाटी का निर्माण होगा। जहां पर हॉस्ट पर्वत का निर्माण होगा वहां पर रैंप घाटी का निर्माण होगा। निर्माण की मैं बता देता हूं प्रक्रिया क्या होती है और किस तरीके से आपको इस आंसर को लिखना है। तो पहले हम थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं, तब नीचे धंसे हुए भाग को भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी, रिफ्ट वैली, तथा ऊपर उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। ध्यान रखिएगा क्या होता है, मान लीजिए कोई चट्टान है, इस तरीके की कोई चट्टान है। अब यहां पर
क्या हो रहा है, बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है, तनाव बल या फिर संपीड़न बल। अब इन बलों के लगने के कारण मान लीजिए इसका मध्य भाग अचानक से नीचे की ओर धंस जाता है। कहां की ओर धंस जाएगा, नीचे की ओर धंस जाता है। अब जब ये नीचे की ओर धंसेगा तो अगल बगल के भाग कुछ उठे हुए प्रतीत होंगे, वो हैं अपनी यथा स्थिति में, लेकिन इस धसे हुए भाग के सापेक्ष ये थोड़े से ऊपर उठे हुए प्रतीत होंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो अचानक से भाग धस गया है वहां पर किसका निर्माण होगा, रिफ्ट घाटी या रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी का निर्माण होगा। और जो अपनी यथा स्थिति में ऊपर उठे हुए प्रतीत हो रहे हैं वहां पर जो पर्वत अर्थात वो ऊपर उठे हुए दिखाई देंगे, तो कैसे दिखाई देंगे, पर्वतों के रूप में दिखाई देंगे। तो उन पर्वतों को क्या कहा जाएगा, ब्लॉक पर्वत कहा जाएगा। क्लियर हुआ। इनके यदि उदाहरण की बात करें तो रिफ्ट घाटी के उदाहरण जैसे कि नर्मदा घाटी, मृत घाटी अमेरिका है। ऐसे यदि हम ब्लॉक पर्वत की बात करें तो सतपुड़ा पर्वत और सियरा नेवादा अमेरिका में है। और ध्यान रखिएगा, जहां पर भी रिफ्ट वैली होगी वहां पर ब्लॉक पर्वत भी होगा। जैसे कि जहां पर नर्मदा घाटी है, आपने देखा होगा, यदि मध्य प्रदेश का नक्शा आप देखेंगे, एक मिनट में बना देता हूं मध्य प्रदेश का नक्शा। तो यहां पर सतपुड़ा पर्वत है, आपने देखा है, सॉरी यहां पर क्या है, विंध्याचल श्रेणी है, और यहां पर सतपुड़ा पर्वत है, और यहां पर क्या है, आपकी नर्मदा घाटी है। तो यहां पर नर्मदा घाटी अचानक से धसी हुई है, तो यहां पर रिफ्ट घाटी का निर्माण हुआ है। ऐसे ही यहां पर जो ताप्ती नदी है, तो ताप्ती नदी भी क्या धसने के कारण रिफ्ट घाटी के रूप में जानी जाती है। पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में रिफ्ट घाटी में बहने वाली 2 नदियों के नाम बताइए, तो आप लगा देते हैं टिक की आपकी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। तो ये रिफ्ट घाटियों का निर्माण क्यों, कैसे हुआ है, तो इनके धसने से हुआ है। और जब ये धसी तो मध्य वाला भाग तो है तो यथा स्थिति में, लेकिन अगल बगल के भाग के सापेक्ष में ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होता है। इसलिए जो सतपुड़ा पर्वत है इसे क्या कहा जाता है, ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। क्लियर हुआ, रिफ्ट घाटी और ब्लॉक पर्वत। अब हम बात कर लेते हैं हॉस्ट पर्वत और रैंप घाटी की। हॉस्ट पर्वत क्या होता है, तो जब चट्टानों में स्थिर 2 भ्रंशों के बीच एक ये स्तंभ यथा स्थिति में रहे, परंतु संपीड़नात्मक बल के कारण अगल बगल के दोनों स्तंभ ऊपर उठ जाएं, तो इससे जो भी चीज निर्मित होती है, मतलब जो अचानक से उठा हुआ भाग है उसे हॉस्ट पर्वत कहेंगे, और जो यथा स्थिति में होने के बावजूद भी धसा हुआ प्रतीत होता है उसे रैंप घाटी कहते हैं। समझ लीजिए कैसे, मान लीजिए ये चट्टान है, क्या है, ये चट्टान है। अब इस चट्टान में मान लीजिए यहां पर क्या हुआ, तनाव बल लगा, यहां से ये चट्टान यहां धकेल रही थी, यहां पर ये चट्टान धकेल रही थी, धकेलने के कारण ये मध्य वाला भाग मान लीजिए ऊपर की ओर उठ जाता है। कैसा उठ गया, ऊपर की ओर उठ गया, इस तरीके से ये बन गया। अब यहां पर ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हॉस्ट पर्वत। लेकिन जो अगल बगल के भाग हैं जो यथा स्थिति में होने के कारण इसके सापेक्ष में धसे हुए प्रतीत होते हैं, तो यहां पर घाटियां दिखाई देंगी। तो ये जो धसा हुआ भाग है ये घाटियां क्या कहलाती हैं, रैंप घाटी कहलाती है। तो इस तरीके से यदि आपसे हॉस्ट पर्वत पूछा जाए, रैंप घाटी पूछी जाए, रिफ्ट वैली पूछी जाए जिसे भ्रंश घाटी भी कहा जाता है, या फिर ब्लॉक पर्वत पूछा जाए, अलग अलग पूछे जाए तब भी परिभाषा यही है। मतलब हॉस्ट पर्वत और रैंप घाटी की परिभाषा ये रहेगी, और ब्लॉक पर्वत और भ्रंश घाटी या फिर रिफ्ट घाटी की परिभाषा जो हमने पहले पढ़ी है वो रहेगी। बस अंतर इतना है, जो धसा हुआ भाग है वो क्या कहलाएगा और जो उठा हुआ प्रतीत हो रहा है भाग वो क्या कहलाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ। अलग अलग तरीके से बुकों में अलग अलग परिभाषाएं लिखी हुई हैं, लेकिन इन दोनों का संबंध एक ही चीजों से है, इसलिए ये परिभाषा मैंने इंक्लूड करके आपको लिखवा दी ताकि आपको एक बार पढ़ना पड़े और आपसे 4 प्रकार की परिभाषाएं आपको याद हो जाएं। एक बात और ध्यान रखिएगा, चाहे हॉस्ट पर्वत हो चाहे ब्लॉक पर्वत हो, ये देखने में एक जैसे प्रतीत होते हैं। चाहे रैंप घाटी हो चाहे रिफ्ट घाटी हो, देखने में एक जैसी प्रतीत होती हैं, लेकिन इनके जो निर्माण की संरचना है उसमें अंतर होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। दूसरा अंतर क्या होता है यह भी आप याद रख लीजिए। जहां पर ब्लॉक पर्वत और रिफ्ट घाटी का निर्माण हो रहा है तो वहां पर मध्य वाला भाग अचानक धस जाता है, अर्थात रिफ्ट घाटी क्या होता है, धसा हुआ भाग होता है, और जो ब्लॉक पर्वत होते हैं वह यथा स्थिति में होते हैं लेकिन सापेक्ष ऊंचे दिखाई देने के कारण उन्हें पर्वत कहा जाता है। इसी तरीके से जो हॉस्ट पर्वत और रैंप घाटी है, इसमें जो पर्वत वाला भाग है वह उठ जाता है और घाटी वाला भाग यथा स्थिति में रहता है, लेकिन पर्वत के सापेक्ष में धसा हुआ प्रतीत होने के कारण इसे रैंप घाटी कहा जाता है। क्लियर हुआ। चलिए उदाहरण में हम देख लेते हैं हॉस्ट पर्वत के।
तो हॉस्ट पर्वत का उदाहरण है जैसे जर्मनी का हॉर्ज पर्वत, उसी तरीके से रैंप घाटी का उदाहरण है असम की ब्रह्मपुत्र घाटी। क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात कर लेते हैं बहिर्जात बलों की। अंतर्जात बलों को हमने डिटेल में पढ़ लिया कि अंतर्जात बल होते क्या क्या हैं। अंतर्जात बलों में मैंने आपको बता दिया कि अंतर्जात बलों में आकस्मिक बल और पटल विरूपणी बल लगते हैं। आकस्मिक बलों के द्वारा जैसे कि भूकंप, सुनामी या फिर ज्वालामुखी या फिर जो भूस्खलन इस तरीके की घटना होती है। उसी तरीके से पटल विरूपणी जो घटना होती हैं वो प्लेटों के क्षैतिज संचलन या लंबवत संचलन के द्वारा होती हैं। क्षैतिज संचलन के द्वारा प्लेटों में दो प्रकार के बल लगते हैं, या तो तनाव बल लगेगा या संपीड़न बल लगेगा। तनाव बल और संपीड़न बल के द्वारा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे यदि संपीड़न बल लगता है तो उससे यदि वहां पर कमजोर सतह आ जाती है तो वहां पर क्या होती है, कोमल चट्टानें हो जाती हैं, तो वहां पर वलन बन जाते हैं और मूलधार पर्वतों का निर्माण हो जाता है। और वहां पर भी दो चीजें देखने को मिलती हैं, एक अपनति और एक अभिनति। अपनति से पर्वतों का निर्माण होता है और अभिनति से घाटियों का निर्माण होता है। और यदि तनाव और संपीड़न बल लगने पर यदि वहां पर कठोर चट्टान आ जाती है तो वहां पर दो चीजें होती हैं, या तो भ्रंशन हो जाता है, दरार पड़ जाती है, या फिर वहां पर क्या होगा, एकदम चीजें ऊपर नीचे उठ जाती हैं। तो इन भ्रंशन और दरार के कारण भी बहुत सारे पर्वतों का निर्माण होता है जिनमें ब्लॉक पर्वत और हॉस्ट पर्वत आते हैं, और घाटियों का निर्माण भी होता है जिनमें रैंप घाटी और रिफ्ट घाटी आती है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं बहिर्जात बलों को। तो बहिर्जात बलों में हमने देखा था कि यह बल अंतर्जात बलों के विपरीत धरातल पर समानता स्थापित करने का कार्य करते हैं। समानता स्थापित करने का कार्य, कहीं पर कोई टीला है तो उस टीले को कम करके कहीं पर जहां पर घाटी होगी वहां पर उसका निक्षेप किया जाएगा। तो ये क्या करेंगे, समतल स्थापन करने, समानता स्थापित करने का कार्य करते हैं कि उनका मुख्य कार्य क्या होता है, अनच्छादन होता है। क्लियर हुआ? और ध्यान रखिएगा जो बहिर्जात बल होते हैं वो पृथ्वी की सतह पर लगने वाले बल होते हैं। इनके अंतर्गत जो अनच्छादन की क्रिया है वह दो प्रकार की होती है, एक होती है अपक्षय और एक होती है अपर्दन। कौन कौन सी होती है? एक होती है अपक्षय और एक होती है अपर्दन। समझ लेते हैं अपक्षय क्या होता है। मान लीजिए कोई चट्टान है, क्या है, कोई चट्टान है, इस तरीके की चट्टान है, और मान लीजिए दिन के समय ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ रहा है। अब आपको पता है कि जब किसी चीज को गर्म किया जाता है तो उसके अणु एक दूसरे से दूर की ओर चलने लगते हैं, अर्थात अणुओं में फैलाव होने लगता है। और जब उस चीजों को ठंडा किया जाता है तो उसके जो अणु होते हैं वो धीरे धीरे पास पास आने लगते हैं, अर्थात गर्म करने पर कोई भी वस्तु फैलने लगती है और ठंडा करने पर वह वस्तु सिकुड़ने लगती है। ये चीजें होती हैं, ये तो आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा। तो जब दिन के समय चट्टानें गर्म होती हैं तो गर्म होने के कारण इनके अणु दूर दूर हो जाते हैं और ये फैलने लगती है, और रात के समय ये सिकुड़कर ठंडी होने लगती हैं। मान लीजिए बरसात हो गई और बरसात हो जाने के कारण इनकी दरारों में बहुत सारी दरारें भी इनमें पड़ने लगती हैं फैलने सिकुड़ने के कारण। अब जब फैलती सिकुड़ती इस तरीके से ये साल भर घटना होती रहती है, और बरसात के टाइम में पानी भी गिरता है और पानी भी इन दरारों में भर जाता है, और पानी भी बर्फ बनता है, फिर तरल बनता है, फिर बर्फ बनता है, फिर पानी बनता है। इस तरीके से उसकी अवस्था भी बदलती रहती है, जिस कारण से क्या होता है, इनमें टूटन फूटन की क्रिया होने लगती है। तो यही जो टूटन फूटन की क्रिया है जो चट्टानों को रवे में परिवर्तित कर देती है, बड़ी बड़ी चट्टानों को छोटे छोटे चट्टानों में छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर देती है, वह क्रिया कहलाती है अपक्षय की क्रिया। क्लियर हुआ? समझ में आया? अपक्षय में क्या होता है, यदि ताप और दाब के कारण कोई एक वस्तु या कोई चट्टान एक स्थान पर रहते हुए टूट जाए या उसमें क्या होने लगे, टूटन की क्रिया होने लगे, तो उसे अपक्षय कहते हैं। इसको हम परिभाषिक रूप में देख लेते हैं। तापमान, वर्षा, तुषार, वनस्पति एवं जीव जंतु आदि के कारण चट्टानों का अपने ही स्थान पर विघटन तथा वियोजन होना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। ध्यान रखिए, अपक्षय की क्रिया के पीछे बहुत सारे कारक जिम्मेदार होते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं, तो उसमें तापमान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वर्षा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तुषार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वनस्पति और जीव जंतु भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर तापमान और वर्षा तो आपने बता दी, लेकिन वनस्पति और जीव जंतु कैसे भूमिका निभाते हैं? तो देखिए, वनस्पति में क्या होता है, आपको पता है कि जो पेड़ होते हैं वह मृदा को बांधने का काम करते हैं, और यदि उन पेड़ों को काट दिया जाए तो वहां की मृदा कैसी हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, और उसका क्या होने लगता है, क्षरण होने लगता है।
उसी तरीके से यदि जीव जंतु एक जगह से बार बार निकलें तो उस जगह पर दबाव पड़ने के कारण भी उसमें टूटने की क्रिया होती है। इसीलिए सभी कारक इसके लिए जिम्मेदार होते हैं और इन कारकों के कारण उस सतह का टूटना, वियोजन होना, विघटन होना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। अब बात कर लेते हैं हम अपर्दन की। अपर्दन में क्या होता है? तो अपर्दन में बहुत सारी चीजें होती हैं जो मुख्य कारक की भूमिका निभाती हैं, जैसे नदी, हिमानी, भूमिगत जल, सागरीय जल, पवन। इनके द्वारा चट्टानों का टूटना तथा टूटकर चट्टानों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर वहां पर निक्षेपित कर देना, वो क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। अर्थात अपक्षय में क्या हो रहा था? अपक्षय में चट्टान टूटकर एक ही जगह बनी हुई थी। चट्टान क्या है? टूटकर एक ही जगह रख जाती है। लेकिन अपर्दन में बहुत सारे कारक, वो नदी हो सकती है, हिमानी हो सकती है, भूमिगत जल हो सकता है, सागरीय जल हो सकता है, पवन हो सकती है। इन कारकों के माध्यम से इस टूटी हुई चीज को एक जगह से दूसरी जगह जाके निक्षेपित कर दिया जाता है। तो एक जगह से तोड़ना और दूसरी जगह जाके उसे निक्षेपित कर देना, ये क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। अब अपक्षय तो हमें पता चल गया कि टूटना कहलाता है। अपर्दन में हमें पता चल गया कि एक जगह से टूटकर उसको दूसरी जगह पर ले जाकर निक्षेपित कर देना। तो अब जो अपर्दन की क्रिया है, उस अपर्दन की क्रिया के द्वारा बहुत सारी स्थलाकृतियों का जन्म होता है। जैसे कि जो बहुत सारे कारक हैं, नदी हो गया, हिमानी हो गया, भूमिगत जल हो गया, सागरीय जल हो गया, पवन हो गया, ये ऐसे कारक होते हैं जो अपक्षय भी करते हैं और निक्षेपण भी करते हैं। अपर्दन भी करते हैं और निक्षेपण भी करते हैं। अपर्दन क्या करेंगे? मान लीजिए किसी चट्टान को वहां से तोड़ेंगे, तो वहां से तोड़ने से बहुत सारी उसकी स्थलाकृतियों का जन्म होगा। मान लीजिए उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा और वो आकार अन्य नामों से जाना जाएगा। तो उसी तरीके से नदी भी करेगी, हिमानी भी करेगी, भूमिगत जल भी करेगा, सागरीय जल भी करेगा, पवन भी करेगा। ये अपर्दन करने से बहुत सारी स्थलाकृतियों को जन्म देते हैं। साथ ही साथ वहां से जो मलबा ले जाते हैं और दूसरे स्थान पर जब उसका निक्षेपण करते हैं तो निक्षेपण से भी बहुत सारी स्थलाकृतियों को जन्म देते हैं। तो हम आगे की वीडियो में पवन, हिमानी, नदी, भूमिगत जल और सागरीय जल, इनके द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे और इन्हीं स्थलाकृतियों को आपसे 3 नंबर में भी पूछा जाएगा और 5 नंबर में भी पूछा जाएगा। अब मैं यहां पर आपको छोटी सी ट्रिक बता देता हूं कि जब आप स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे तो स्थलाकृतियों में आपको बहुत सारी स्थलाकृतियों का अध्ययन करना होगा। करीब करीब आप 40 से 50 स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। तो जब 40 से 50 स्थलाकृतियों का आप अध्ययन करेंगे तो अब आप सोचोगे कि 40 से 50 और आपको 5-5 नंबर में सभी को तैयार करना है या 3-3 नंबर में सभी को तैयार करना है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ना हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उन स्थलाकृतियों के नाम याद रखना है कि वो स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं। बस इतना याद रखना है कि वो किससे बन रही, नदी से बन रही, हिमानी से बन रही, भूमिगत जल से, सागरीय जल से या पवन से। दूसरा, वह किसके द्वारा बन रही है, अपर्दन के द्वारा बन रही है या निक्षेपण के द्वारा, अर्थात पवन के द्वारा, नदी के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा, सागरीय जल के द्वारा, हिमानी के द्वारा उसे तोड़ा जा रहा है या मलबे का निक्षेप किया जा रहा है। तो किसके द्वारा वह बन रही है, इतना बस आप याद कर लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। स्थलाकृतियों की आकृति में आपको बता दूंगा कि यह कैसे दिखाई देती है, कैसे बनती है, वो आप अपक्षय और अपर्दन के द्वारा ही समझ लेंगे। तो 3 नंबर के प्रश्न में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए भी आपको ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। बस आप नाम याद रखिएगा कि यह किसके द्वारा बनती है, आप उस आंसर को पूरा अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। इनको हम और अच्छे से डिटेल में कल की वीडियो में समझेंगे, अगली वीडियो में समझेंगे, जिसमें हम उन स्थलाकृतियों की संरचना देखेंगे कि इनका निर्माण किस तरीके से हो रहा है और यह इसके द्वारा किस तरीके से यह दिखाई भी देती हैं। तो उसको हम समझेंगे अगली वीडियो में। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।